बीएड सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षण शास्त्री विश्लेषण पेडागोगिकल एनालिसिस के विषय में पढ़ेंगे। शिक्षण शास्त्री विश्लेषण दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षण शास्त्र और विश्लेषण। शिक्षण शास्त्र का अर्थ है शिक्षण का विज्ञान, अर्थात साइंस ऑफ टीचिंग। विश्लेषण का अर्थ है किसी विषय विशेष या प्रकरण या कह लीजिए टॉपिक को उसके अनेक भागों, तत्वों, अवयवों में विभक्त करना। इस प्रकार शिक्षण शास्त्री विश्लेषण किसी भी विषय विशेष की विषय वस्तु का शिक्षण विज्ञान अथवा शिक्षण शास्त्र के नियमों के आधार पर किया जाने वाला विश्लेषण है। अगर आप एक प्रभावशाली शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाना होगा। प्रभावशाली शिक्षण के लिए एवं वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, वांछित उद्देश्य क्या होते हैं? डिजायरेबल ऑब्जेक्टिव्स, जो उद्देश्य छात्रों को प्राप्त करने होते हैं। इसके लिए प्रत्येक शिक्षक को शिक्षण शास्त्री विश्लेषण की आवश्यकता होती है। अर्थात शिक्षण शास्त्री विश्लेषण के द्वारा शिक्षक अपने शिक्षण में उन सभी तरीकों एवं साधनों का प्रयोग करता है जिनसे वह अपने शिक्षण कार्य को सहज एवं प्रभावशाली बना सकता है तथा कम से कम समय एवं शक्ति का उपयोग कर अधिक से अधिक वांछित परिणाम प्राप्त कर सकता है। शिक्षण शास्त्रीय विश्लेषण के 4 सोपान होते हैं। प्रथम सोपान है पढ़ाई जाने वाले प्रकरण का विश्लेषण, कंटेंट एनालिसिस। दूसरा सोपान है प्रकरण या इकाई के शिक्षण अधिगम हेतु उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखना। तीसरा जो सोपान है वो है उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विधियों, प्रविधियों, तकनीकों, व्यूह रचनाओं, सहायक सामग्री एवं शिक्षण अधिगम क्रियाओं आदि का चयन करना। चौथा जो सोपान है वो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की सफलता की जांच हेतु मूल्यांकन प्रविधियों का चयन करना। अब हम सर्वप्रथम प्रथम सोपान को देखते हैं कि कंटेंट एनालिसिस क्या है। पढ़ाई जाने वाले प्रकरण का विश्लेषण। अब ये प्रकरण क्या हो सकता है? आप कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 तक आप लोग पढ़ाई कराते हैं। प्रैक्टिस टीचिंग के लिए जब जाते हैं तो आप देखेंगे कि उनका जो सिलेबस होता है वो आपको पढ़ाना होता है। जिस स्टूडेंट का जो भी पेडागोगिकल सब्जेक्ट है, किसी का साइंस है, किसी का बायोलॉजिकल साइंस है, किसी का फिजिकल साइंस है, किसी का हिंदी है, इंग्लिश है, एसएसटी है, तो आप लोग अपने अपने विषय के लिए किसी भी प्रकरण को आप छांटेंगे। प्रकरण विश्लेषण को एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप कक्षा 8 में परमाणु की संरचना पढ़ाने जा रहे हैं। पढ़ाने से पहले आपको इस टॉपिक का विश्लेषण करना होगा। विश्लेषण से तात्पर्य क्या है? परमाणु संरचना नामक प्रकरण को आप उसके छोटे छोटे भागों में बांटेंगे। परमाणु संरचना प्रकरण का विश्लेषण इस प्रकार से कर सकते हैं आप। पहला जो भाग उसका हो सकता है परमाणु क्या है। दूसरा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है। इनमें तीसरा पॉइंट जो है भाग जो हो सकता है, अवयव भी कह सकते हैं आप इनको, इनमें आपस में क्या संबंध है। किनमें? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में क्या संबंध है। चौथा, इनकी गणना कैसे की जा सकती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की गणना आप कैसे कर सकते हैं। परमाणु की जो रचना है उसमें किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन व्यवस्थित होते हैं, एक अवयव ये हो गया। और इसे मॉडल के रूप में कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला पॉइंट ये हो सकता है अणु क्या है, फिर नाभिक क्या है, परमाणु की रचना कैसे होती है, संरचना कैसे होती है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इसका मात्रक क्या है। इसी प्रकार से न्यूट्रॉन पर भी कह सकते हैं, प्रोटॉन पर भी कह सकते हैं,
और अगला पॉइंट हो सकता है 11वां, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज किन वैज्ञानिकों ने की, आदि आदि ऐसे अनेक प्रश्न हो सकते हैं। इस प्रकार हमने परमाणु संरचना नामक प्रकरण को छोटे छोटे भागों में बांट दिया है। इन छोटे छोटे अवयवों को, भागों को ही हम कंटेंट एनालिसिस या प्रकरण विश्लेषण कह सकते हैं। और इनको कई शिक्षाविद इनको विशिष्ट उद्देश्य भी कहते हैं या शिक्षण बिंदु भी कहते हैं। इनको कई लोग इनको शिक्षण बिंदु भी कहते हैं, क्योंकि इन्हीं को आप पढ़ाएंगे तो वो आपके शिक्षण बिंदु बनते जाएंगे। क्रमशः एक एक करके आप इनको पढ़ाएंगे शिक्षण बिंदु के रूप में, तो आप पूरी परमाणु संरचना को पढ़ा लेंगे। यहाँ पर हमने परमाणु संरचना को 11 भागों में विभक्त कर लिया मान लीजिए, तो आप इन भागों को कम भी कर सकते हैं, अधिक भी कर सकते हैं। जैसे कम भागों में भी बांट सकते हैं आप अपने सुविधा अनुसार। जैसे परमाणु, इलेक्ट्रॉन, परमाणु में आपने कुछ चीजें बता दी, इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन के विषय में सारी चीजें बता दी, प्रोटॉन अगला आपका कंटेंट एनालिसिस का अवयव होगा, तो उसके प्रोटॉन के बारे में आप सब कुछ बता सकते हैं उस शिक्षण बिंदु के तहत। न्यूट्रॉन और परमाणु संरचना, ये आपके कम भाग भी हो सकते हैं। इन भागों को आप कक्षा में शिक्षण बिंदु के रूप में पढ़ा सकते हैं, और ये भाग शिक्षण उद्देश्य भी कहलाएंगे, क्योंकि कंटेंट एनालिसिस ही वो महत्वपूर्ण व्यवस्था है जिसके तहत हम इन्हीं को उद्देश्य के रूप में भी निर्धारित कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी प्रकरण को जब हम कंटेंट एनालिसिस उसका करते हैं, तो उन्हीं को आधार मानते हुए हम उन्हीं पर, वही हमारे उद्देश्य होते हैं, क्योंकि उन्हीं उद्देश्यों के आधार पर हमने कक्षा में अध्यापन कार्य कराना होता है। इसी प्रकार से आप किसी भी प्रकरण को, किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी प्रकरण को उसके छोटे छोटे भागों में बांटेंगे, तो उसको आप प्रकरण विश्लेषण कहेंगे। शिक्षण शास्त्रीय विश्लेषण का दूसरा सोपान है प्रकरण या इकाई के शिक्षण अधिगम हेतु उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखना। उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में हम कैसे लिखेंगे, इसके लिए हमने जो कंटेंट एनालिसिस की थी उसमें जो हमने परमाणु संरचना को 11 भागों में बांटा था, उन भागों को अब हम उद्देश्य के रूप में लिखेंगे। व्यवहारिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि छात्र ने जो भी अचीव किया तो व्यवहार में क्या क्या, उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन होगा उसको वो बताएगा। जैसे मान लीजिए हमने पहला जो भाग था परमाणु क्या है, तो इसमें हम इसका अगर हम व्यवहारिक उद्देश्य बनाएंगे इस पॉइंट का, तो हम ये कह सकते हैं कि छात्र कक्षा में दिए गए ज्ञान के आधार पर परमाणु की व्याख्या कर सकते हैं। दूसरा हमने जो बनाया था कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या हैं, तो इसको हम व्यवहारिक रूप में अगर हम ये लिखना चाहें तो ये कह सकते हैं छात्र किसी तत्व में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों की गणना कर सकेंगे। जैसे सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं, ये बता सकेंगे। क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हैं, ये बता सकेंगे। किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन छात्र बता सकेंगे। और भी उद्देश्य बना सकते हैं हम, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का संबंध बता सकेंगे कक्षा में दिए गए ज्ञान के आधार पर। क्योंकि हम पढ़ाएंगे तो छात्र जो भी अचीव करेंगे, अगर हम उनसे पूछेंगे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का आपस में क्या संबंध है, तो छात्र उसको बता सकेंगे। क्योंकि यहाँ पर हम ब्लूम की टेक्सोनॉमी के एक्शन वर्ब्स का यूज करेंगे। ब्लूम की टेक्सोनॉमी के एक्शन वर्ब मैंने आपको लिखाए थे जब हम क्लास में थे, तो आपको याद होंगे एक्शन वर्ब कि डिफाइन करना, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन डैश डैश। जैसे परमाणु संरचना की व्याख्या कर सकेंगे, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस तरह से आप यहाँ पे एक्शन वर्ब के रूप में उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने का तरीका सीखेंगे। तो सबसे पहले आप कंटेंट एनालिसिस जो आपने की थी, उन 11 भागों को आप उद्देश्यों के रूप में लिखेंगे। जैसे आपको पहला आपने बताया कि छात्र परमाणु संरचना की व्याख्या अपने शब्दों में कर सकेंगे।
छात्र इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का संबंध बता सकेंगे। छात्र किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों की गणना कर सकेंगे। प्रकरण विश्लेषण का एक उदाहरण तो आपने देखा। अब दूसरा एक प्रकरण और लेते हैं, ऊर्जा के रूप। इसका हम शिक्षण शास्त्रीय विश्लेषण करेंगे। तो विषय वस्तु विश्लेषण सबसे पहले होगा, कंटेंट एनालिसिस जिसको हम कहते हैं, ऊर्जा के रूप का। तो इस प्रकरण का विषय वस्तु विश्लेषण इस प्रकार से होगा, ऊर्जा क्या है, पहला जो भाग है ऊर्जा क्या है। दूसरा है ऊर्जा के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। अब इसके ऊर्जा के जो विभिन्न प्रकार होते हैं, इसमें तो बहुत सारे प्रकार मैं आपको सुना रही हूँ, लेकिन कक्षा में आपको उतने ही किस्म की ऊर्जा पढ़ानी है जो उनके बच्चों के सिलेबस में होगी। तो यहाँ पर बहुत सारी हैं, बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा। जनरली ये 3 होती हैं बच्चों के लिए, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी और भी हैं, अन्य कक्षाओं में हो सकती हैं। पेशी ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, चुंबकत्व ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, नाभिकीय या परमाणु ऊर्जा। ये 12 किस्म की ऊर्जा किसी न किसी कक्षा में अवश्य होगी। तो उसी के हिसाब से आपको कंटेंट एनालिसिस ऊर्जा के रूप का आप इस तरह से कर सकते हैं, यानी कि इतने भागों में आप उसको बांट सकते हैं। और तीसरा जो अवयव है, पहला था ऊर्जा क्या है, दूसरा था कि ऊर्जा के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, जिसमें आपने ये 12 किस्म की ऊर्जा उनको बताई थी। अब तीसरा जो अवयव है इस ऊर्जा के रूप का कंटेंट एनालिसिस में, ऊर्जा का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा से स्थितिज ऊर्जा में कैसे रूपांतरण होगा, स्थितिज से दूसरी किस्म की ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा में कैसे रूपांतरण होगा, इस तरह की का टॉपिक हो सकता है ऊर्जा का रूपांतरण। चौथा है ऊर्जा का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कैसे आप इस किस्म की ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं। तो ये तो कंटेंट एनालिसिस का आपको दूसरा उदाहरण बता दिया। अब जो शिक्षण शास्त्रीय विश्लेषण का दूसरा जो सोपान था, उद्देश्यों का विशिष्टीकरण, स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें इसी ऊर्जा के रूप को हम उदाहरण के रूप में लेते हुए, प्रकरण के रूप में लेते हुए, इन्हीं को हम उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखते हैं। जो ये हमने कंटेंट एनालिसिस की थी उसी के हिसाब से, पहला था हमारा जैसे ऊर्जा क्या है, तो हम यहाँ पर अगर इसको व्यवहारिक रूप में उद्देश्य के रूप में लिखेंगे तो ये कह सकते हैं, छात्र ऊर्जा की परिभाषा दे सकते हैं, छात्र ऊर्जा की व्याख्या कर सकते हैं। जैसे परिभाषा, व्याख्या, उदाहरण, ये शब्द क्या है, ये एक्शन वर्ब हैं, ब्लूम की टेक्सोनॉमी से लिए गए हैं। छात्र ऊर्जा से संबंधित उदाहरण दे सकते हैं। एक व्यवहारिक उद्देश्य ये हो गया, उदाहरण देना भी व्यवहारिक उद्देश्य होता है, ये आपको बनाने आने चाहिए। छात्र ऊर्जा की इकाई बता सकते हैं, छात्र ऊर्जा के प्रकार बता सकते हैं, कितने प्रकार की ऊर्जा होती है ये बता सकेंगे। आप अगर पढ़ा लोगे टॉपिक को तो बच्चे ये चीजें कर सकते हैं। छात्र गतिज ऊर्जा की परिभाषा एवं उदाहरण दे सकते हैं, छात्र स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा एवं उदाहरण दे सकते हैं, छात्र गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, छात्र ऊर्जा संबंधी सूत्र का प्रत्यास्मरण कर सकते हैं, छात्र सूत्र का गणना संबंधी कार्य में प्रयोग कर सकते हैं। एप्लीकेशन पार्ट, छात्र विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं को परिभाषित कर सकते हैं, छात्र ऊर्जा के दैनिक जीवन में उपयोग की प्रशंसा कर सकते हैं, छात्र ऊर्जा संबंधी अन्य सामान्य जानकारी भी रखते हैं। ये तो हमने उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखना आपके सामने प्रस्तुत किया, कैसे हम उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिख सकते हैं। तो इसमें आप ब्लूम की टेक्सोनॉमी जो आपको पढ़ाई गई थी उसमें से एक्शन वर्ब्स का यूज करते हुए आप उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखेंगे। तीसरा है शिक्षण शास्त्रीय विश्लेषण का जो तीसरा सोपान था, शिक्षण विधि, प्रविधि, क्रियाएं तथा सहायक सामग्री
का चयन करना। तो इसमें आप जो आपको अप्रोप्रिएट लगे, जो भी विधि जिस टॉपिक के लिए उचित होगी उसको आप उपयोग में ला सकते हैं। तो ये कौन हो सकती हैं? व्याख्यान विधि हो सकती है, लेक्चर मेथड से भी आप पढ़ा सकते हो, प्रदर्शन विधि, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, वर्णन प्रविधि, नरेशन टेक्निक, अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग विधि उपयुक्त होती है। दृष्टांत प्रविधि, इलस्ट्रेशन टेक्निक, निरीक्षण प्रविधि, ऑब्जर्वेशन टेक्निक, जैसे साइंस में आप निरीक्षण भी करते हो, जैसे वो प्रायोगिक कार्य करते हैं तो आप निरीक्षण भी करते हो, अवलोकन करते हो, ऑब्जर्वेशन करते हो। प्रश्नोत्तर प्रविधि, क्वेश्चनिंग टेक्निक, कहीं कहीं पर बच्चों को नहीं आता, आप प्रश्न भी पूछते हो, श्यामपट्ट का यूज करते हो, चित्र, रेखा चित्र, मॉडल आदि का यूज कर सकते हो, स्लाइड्स दिखा सकते हो, प्रोजेक्टर्स आदि का यूज करते हैं, संबंधित प्रयोग, रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स और प्रदर्शन कर सकते हैं। चौथा सोपान और अंतिम सोपान शिक्षण शास्त्रीय विश्लेषण का जो है वो है मूल्यांकन। एक अच्छे शिक्षक को अपने कार्य में सफलता तभी मिल सकती है जब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मूल्यांकन समय समय पर होता रहे। मूल्यांकन करने से क्या होगा? इसके जो परिणाम होते हैं वो शिक्षक को प्रतिपुष्टि देते हैं। प्रतिपुष्टि किस संदर्भ में देते हैं? अगर छात्रों को उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाती है तो टीचर मोटिवेट होगा, वो उत्साहित होगा, क्योंकि उसका शिक्षण सफल हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा, उसने अच्छे तरह से छात्रों को पढ़ाया, इसका ये अर्थ है। अगर छात्रों को पाठ समझ में नहीं आया तो इसका अर्थ है शिक्षक को जो प्रतिपुष्टि मिलेगी, फीडबैक मिलेगा, वो क्या होगा, उसमें शिक्षक फिर अपनी शिक्षण विधि प्रविधि, अपनी तकनीकी शिक्षण सामग्री आदि में परिवर्तन करेगा और शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली और बनाने की कोशिश करेगा, वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति में जो उसे सहायक हो सकते हैं। वांछित उद्देश्यों का अर्थ यह है जो वो पाठ पढ़ाने जा रहा है, जो पाठ शिक्षक पढ़ा रहा है वो पाठ छात्रों को आ जाना चाहिए, इसी को हम कहते हैं वांछित उद्देश्य की। डिजायरेबल था वो पाठ, हमारे लिए वांछित था, वो पाठ छात्रों को आ गया शिक्षक के द्वारा पढ़ाने से, तो वांछित उद्देश्य की प्राप्ति हो गई, टीचर अपने उद्देश्य में सफल हो गया। छात्रों को अगर आ गया तो टीचर को प्रतिपुष्टि दोनों तरह से मिलती है। अगर शिक्षक कितना सफल रहा पढ़ाने में, उसके द्वारा पढ़ाए गए छात्र, उसके द्वारा पढ़ाने से छात्र को आया अथवा नहीं आया, तो इससे वो अपनी शिक्षण विधि प्रविधि में सुधार करता है। अगर आ गया है तो वो आगे की तैयारी करेगा। तो मूल्यांकन के लिए शिक्षक, इसी को जानने के लिए कि मूल्यांकन कैसे करें ताकि वो प्रतिपुष्टि उसे मिल सके, इसको कैसे करें, इसके लिए शिक्षक क्या करेगा? इसके लिए शिक्षक लिखित परीक्षा भी ले सकता है, मूल्यांकन प्रविधियों का प्रयोग करेगा, मौखिक परीक्षा भी लेगा, प्रयोगात्मक कार्य कराएगा, विषय से संबंधित उपलब्धि परीक्षण का निर्माण करा सकता है। शिक्षक विषय से संबंधित निदानात्मक परीक्षण का निर्माण करा सकता है, उपचारात्मक शिक्षण करा सकता है, विज्ञान मेलों का आयोजन कर सकता है, विज्ञान प्रदर्शनियों का आयोजन किया जा सकता है, फील्ड ट्रिप्स का आयोजन किया जा सकता है, पर्यटन जिसे हम कहते हैं। छात्रों को कक्षा कार्य क्लास वर्क दिया जाएगा, छात्रों को गृह कार्य होमवर्क दिया जाएगा। यहाँ पर निदानात्मक और उपचारात्मक दो शब्द आपके लिए नए हैं। निदानात्मक से अर्थ है कि शिक्षक निदान करेगा छात्रों का कि वो कहाँ पर कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं, ये पता लगाएगा। जैसे उसे पता लगेगा कि कठिनाई कहाँ पर है, वहां पर फिर वो रेमेडियल टीचिंग अर्थात उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करेगा। तो ये आज हम डिस्कस कर रहे थे शिक्षण शास्त्रीय विश्लेषण। तो शिक्षण शास्त्रीय विश्लेषण अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप अपने मेथड वाले विषय में, जैसे फिजिकल साइंस वाले फिजिकल साइंस में, बायोलॉजिकल साइंस वाले बायोलॉजी में, या एसएसटी हिंदी इंग्लिश, सभी स्टूडेंट्स अपने अपने विषयों में शिक्षण शास्त्रीय विश्लेषण की सहायता से अपने लेसन प्लान को अच्छे से बना पाएंगे। क्योंकि यहाँ से आपने उद्देश्य बनाने भी आएंगे, आपको कंटेंट एनालिसिस करनी आएगी, तो फिर उद्देश्य बनाने आ जाएंगे। उद्देश्य बनाने आएंगे तो उसी के आधार पर आप उनके लिए विधियां चुनेंगे, शिक्षक सहायक सामग्री चुनेंगे और मूल्यांकन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स,
इस PDF को मैं 5-5 सेकंड के अंतराल में आपको दिखा रही हूँ। आप इसको पॉज एंड प्ले करके भी देख सकते हैं। इसके साथ ही आज का ये टॉपिक समाप्त हुआ।